नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोर्ट डिसीजंस। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 मार्च 2026 को एक निर्णय दिया गया कि इनकम कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरियन टू डिसाइड द क्रीमी लेयर अमॉन्ग्स अदर बैकवर्ड क्लासेस। केवल इनकम को या आय को एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए। यह फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नाथन या भारत संघ बनाम रोहित नाथन एवं अन्य के वाद में दिया गया। जिन लोगों को क्रीमी लेयर की जानकारी नहीं है उसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आए हैं उस पर हमें विचार करना होगा। बट सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस इंदिरा साहनी एवं भारत संघ के वाद में आए, सो वो कौन सी ऐसी सरकारी गतिविधियां थीं या कौन सा ऐसा निर्णय आया था जिसके विरोध में इंदिरा साहनी ने ये वाद दायर किया था। सो इसके पृष्ठभूमि इस प्रकार है। द बैकग्राउंड इज द मंडल कमीशन वाज सेट अप ऑन 1 January 1979. That is the second backward classes commission headed by Bindushree Prasad Mandal, and this was constituted under Article 340 of Indian Constitution. भारत के संविधान का अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है या शक्ति प्रदान करता है कि पिछड़े आयोग जो कि वो एक पिछड़ा आयोग की नियुक्ति कर सके जो यह पता करेगा कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कौन कौन से लोग हैं। और इनका जो टास्क था ये आइडेंटिफाई करना था कि पूरे भारतवर्ष में सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन से हैं और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी ऊंचाई के लिए, उनके श्रेणी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। So the commission recommended 27% reservation in central government jobs as well as in educational institute for other backward classes. उन्होंने इस आयोग ने द्वितीय मंडल आयोग ने जो द्वितीय पिछड़ा कमीशन था कुछ अपनी सिफारिशें दी और इन सिफारिशों में एक प्रमुख सिफारिशें थी 27% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आरक्षण देने की बात की गई थी। 27% आरक्षण की बात की गई थी। यह रिपोर्ट मंडल आयोग ने 1980 में दे दी थी, बट 10 सालों तक इस पर सरकार ने इस रिपोर्ट पर काम नहीं किया या कहें कि इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इन 1990 व्हेन द यूनियन जब एक नई सरकार आई, द यूनियन गवर्नमेंट वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय। सो द यूनियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन थ्रू एन ऑफिस मेमोरेंडम लीडिंग टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड लीगल चैलेंजेस। सो तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के सरकार द्वारा मंडल आयोग के शर्तों को, जो सिफारिशों को माना गया और एक ऑफिस मेमोरेंडम जो कि DOPT द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम का प्रचार किया गया और इसमें यह उपबंधित था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% जो है आरक्षण दिया जाएगा, जिसका पूरे देश भर में व्यापक विरोध एवं प्रदर्शन हुआ। और प्रदर्शन इस स्तर तक था कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह में से एक व्यक्ति ने अपने ऊपर तेल डाल करके खुद को जला ही दिया था। खैर उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। सो अब केंद्र सरकार द्वारा जो ये स्टेप लाया गया, यह जो डिसीजन लाया गया कि मंडल आयोग की जो अपनी रिपोर्ट दी थी, अपनी सिफारिशें दी थी, उसको लागू करने का, उसे चुनौती दी गई इंदिरा साहनी द्वारा। इंदिरा साहनी जो थी वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट और जर्नलिस्ट थी जिन्होंने जनहित याचिका के द्वारा इसके विरोध में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। सो क्या क्या वो आधार थे जिसके विरोध पे उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। सो शी चैलेंज द गवर्नमेंट डिसीजंस to implement 27% reservation for other backward classes in central government jobs. The challenge was primarily based on the fundamental rights, equality and meritocracy. Violation of equality, हम अब विस्तार से समझेंगे। Violation of equality.
The petitioner argued that caste-based reservations violated the fundamental right to equality of opportunity guaranteed under Article 16(1) and Article 14 of the Indian Constitution. संविधान का अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की गारंटी देता है, और 16(1) जो है यह बताता है कि सरकारी नौकरियों में सबको समान रूप से अवसर दिया जाएगा। मतलब समानता का अवसर सरकारी नौकरियों के लिए सबके लिए समान रहेगा, किंतु यहाँ जब आरक्षण लगाया जा रहा है तो यह इस प्रोविज़न का वायोलेशन है। सो इस आधार पर चुनौती दी गई। दूसरा जो आधार था कि कास्ट जो है वो अनरिलायबल इंडिकेटर है। सो याचिकाकर्ता या इंदिरा साहनी ने यह कहा कि केवल जाति जो है एक रिलायबल और साइंटिफिक इंडिकेटर नहीं हो सकता है बैकवर्डनेस का अभी वर्तमान समय में, क्योंकि यदि कोई सिर्फ किसी पर्टिकुलर जाति का है तो उसे आरक्षण दे दो, यह एक साइंटिफिक पैमाना नहीं है। इसे जो है इकोनॉमिक और एजुकेशनल फैक्टर्स को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीसरा जो था वो था कि यह एक चुनौती है, एक थ्रेट है टू इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी। यदि हम आरक्षण के आधार पर लोगों को ले आएंगे इंस्टीट्यूट में, और इंस्टीट्यूट जो होता है वो ज्ञान का मंदिर होता है जहाँ से शिक्षा का प्रसार होता है, तो शायद उससे जो उनकी क्षमता है इंस्टीट्यूट की वह धीरे धीरे कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। साथ में यह भी था कि इसमें जो एडवांस क्लासेस हैं जाति के आधार पर तय कर दिया गया है कि इन जाति को दिया जाएगा आरक्षण, पर उनमें से कुछ जातियों के लोग या एक जाति के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काफ़ी उच्च स्तर के होंगे और जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी होगी बाकी लोगों की तुलना में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस वाद में मुख्य निर्णय दिए गए। पहला, अपहेल्ड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। सुप्रीम कोर्ट ने 27% जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, ओबीसी क्लास को, उसे मान्य ठहराया और यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 में यह प्रावधान है कि सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी वर्ग को या किसी समुदाय को सरकारी सेवाओं में या एजुकेशन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह उनके उत्थान के लिए कानून बना सकती है। सो इसी अधिकार के तहत में यह कानून सरकार द्वारा बनाया गया है। सो यह 27% रिजर्वेशन जो है यह वैध है। अब दूसरा जो था उन्होंने कि जो एडवांस लोग हैं, सोशली एडवांस लोग ऑलरेडी हैं, उस पर उन्होंने विचार करते हुए यह निर्णय दिया, एक क्रीमी लेयर की अवधारणा को लेकर। The court ruled that socially advanced member of OBC must be excluded from the reservation benefits. The purpose was to ensure the reservation benefits reach genuinely disadvantaged members of backward classes rather than those who have already attained significant social advancement. So यह उद्देश्य था कि जो लोग ऑलरेडी उच्चतम स्तर पर हैं उन्हें इसका लाभ ना मिले और जो जेन्युइनली पिछड़े रूप से लोग हैं उनके उत्थान के लिए यह रिजर्वेशन जो है दिया जाए और इसीलिए क्रीमी लेयर को इसके रिजर्वेशन से बाहर रखा जाए। तीसरा, उन्होंने 50% की जो सीलिंग थी उसे कहा कि रिजर्वेशन जो है यह 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा, उन्होंने यह भी कहा कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी सोलोली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तत्कालीन जो निर्णय था उस वाद में, उसमें यह भी किया गया था कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है वो केवल इकोनॉमिकली बैकवर्ड के आधार पे, केवल आर्थिक रूप से पिछड़े होने पे ही रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ेपन का वर्णन जो है वह सिर्फ सोशल और एजुकेशनल के संदर्भ में किया गया है। हालांकि बाद में वर्तमान सरकार द्वारा एक कानून ला करके इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए भी आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने 1993 में ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें निम्न लोगों को क्रीमी लेयर के दायरे में लाया गया। पहला,
संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, दूसरा ग्रुप ए ऑफिसर, तीसरा माता और पिता यदि दोनों ग्रुप बी के सेवा में हो, बी वर्ग के सेवा में हो, चौथा आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल तक के बच्चों को क्रीमी लेयर का लाभ मिलेगा। जो जो लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर के रैंक से हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही एक इनकम की भी सीमा तय की गई जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट जॉब्स वालों के लिए रहेगी और 3 साल का औसतन वेतन के आधार पे उसका निर्धारण किया जाएगा। इसमें सैलरी द्वारा आय और कृषि द्वारा आय को इस गणना से बाहर रखा गया। इसमें उद्योग या बिजनेस या किसी और तरह से जो इनकम अर्जित किया गया है सिर्फ उसको ही ध्यान में, उसको ही कैलकुलेशन करने के लिए रखा गया। 2004 में पुनः डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया, अपना ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया और इसमें पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को सैलरी इनकम को जो है एक मानदंड माना गया, एक पैमाना माना गया कि क्रीमी लेयर के लिए सैलरी जो है उसका निर्धारण जो है पैमाना रहेगा और यहीं से जो है विवाद की शुरुआत हुई। सैलरी इनकम को 8 लाख रुपया 2017 में निर्धारित किया गया क्रीमी लेयर की गणना के लिए और वर्तमान में भी यही राशि है। डीओपी द्वारा 2004 में जो क्लैरिफिकेशन किया गया था उसे इफ़ेक्टिवली 2015 से अपनाया गया और वर्तमान विवाद जो है उसकी जड़ यहीं पर है। करीब कुछ वर्षों में 60 से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वह सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफल हुए थे, बट उन्हें सिर्फ इस आधार पे क्रीमी लेयर में डाल दिया गया क्योंकि उनके पिताजी की इनकम जो है, उनके पेरेंट्स की इनकम जो है वह 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा है। इसी आधार को स्टूडेंट्स ने जो क्वालिफाई किए थे उन्होंने चुनौती दी थी डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, जिसमें रोहित नाथन भी थे। इन्होंने इसे मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और बाद में सभी उच्च न्यायालयों के चुनौतियों को, सभी केसों को एक साथ सम्मिलित कर सुप्रीम कोर्ट में इसे ले आया गया। वर्तमान में जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया वो इस बात को क्लैरिफाई करता है कि हाउ ओबीसी क्रीमी लेयर स्टेटस शुड बी डिटरमाइंड फॉर रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इससे संबंधित जो की रूलिंग्स है, पहला, पेरेंटल इनकम अलोन कैन नॉट डिसाइड क्रीमी लेयर स्टेटस। सिर्फ पेरेंट्स की इनकम से ही क्रीमी लेयर की योग्यता को निर्धारित नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि इट वाज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू ट्रीट सिमिलरली प्लेस्ड ओबीसी कैंडिडेट्स अनइक्वली बेस्ड ऑन इनकम अलोन। The court also held that merely crossing the prescribed income limit does not automatically make an OBC candidate part of the creamy layer. So creamy layer के निर्धारण के लिए उसमें सिर्फ उसकी आय ज़्यादा हो गई है इसीलिए वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। और मान लीजिए दो लोग हैं, दो जाति हैं जो क्रीमी ओबीसी में हैं, बट सिर्फ एक को इस आधार पे कर देना कि उसकी इनकम ज़्यादा है, वो क्रीमी लेयर में है और उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह असंवैधानिक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल स्टेटस, पेरेंट्स की सोशल स्टेटस और सामाजिक परिस्थिति और उनकी जो नेचर है और जो कैटेगरी है काम करने की, उसको भी कंसिडर किया जाए। दूसरी की रूलिंग थी कि चिल्ड्रन ऑफ पीएसयू, बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सो अर्लियर सैलरी इनकम ऑफ पेरेंट्स जो थी वो पीएसयू, बैंक्स और प्राइवेट कंपनीज के लिए हम ऑफन यूज होती थी, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए जो है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी इत्यादि चीज़ देखी जा सकती थी। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस रिस्ट्रिक्शन जो है अमाउंटेड टू होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन एंड वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या असंवैधानिक है। उन्होंने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि 2004 में जो भी डीओपीटी द्वारा गाइडलाइंस दिए गए
क्लासिफिकेशन दिया गया दैट वाज इनकंसिस्टेंट विद द ओरिजिनल पॉलिसी, जो कि ओरिजिनली इंदिरा साहनी केस में जो गाइडलाइंस दिए गए थे और तदनुसार 1993 में डीओपी द्वारा जो ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किए गए थे ये उसके प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और ये इनकंसिस्टेंट है, इसीलिए इसको खारिज किया जाता है। और कोर्ट द रीअफर्म दैट 1993 डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम इज द करेक्ट बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग क्रीमी लेयर स्टेटस। और कोर्ट ने यह पुनः साफ किया गया कि 1993 में जो डीओपीटी द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था वही करेक्ट बेसिस है क्रीमी लेयर को मापने का, कि कौन कौन से लोग क्रीमी लेयर में आएंगे और कौन से लोग नहीं आएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर एम्स टू अवॉइड क्रिएटिंग आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन विद इन द सेम सोशल क्लास। यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि यह निर्णय जो है क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को ख़त्म नहीं करता है। इंस्टेड इट चेंजेस अथॉरिटीज डिटरमाइंस वेदर एन ओबीसी कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द नॉन क्रीमी लेयर, especially where the parents are deployed in PSUs, public sector banks or private organizations. The court clearly held that the parent salary alone cannot be the deciding factor. The parent social status, parents की सामाजिक परिस्थिति और उनका जो कार्य है उसकी प्रकृति, उसकी कैटेगरी, वो उनको भी कंसिडर किया जाए जब हम लोग क्रीमी लेयर की गणना करते हैं, क्रीमी लेयर की जांच करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर बताएं। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें ताकि हम लोग इस पे इम्प्रूव कर सकें, हम लोग अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकें और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इस संबंधित विषय पे दे सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।